गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। चैप्टर 18 पे हम थे। आपका फर्स्ट फेज चैप्टर 18 का हम पढ़ चुके थे। फर्स्ट फेज के जो क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरीज थे, कौन कौन से थे, क्या क्या काम था उनका, कैसे वो अपने काम को अंजाम दिए थे और कैसे आपका फर्स्ट फेज ख़त्म हुआ था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड फेज को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, सेकेंड फेज, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। The revolutionary activities came to a standstill for some time after the Lahore conspiracy. In this period, Gandhi ji emerged as a leader. इसमें जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी दिया हुआ है, इसकी डिटेल तो नहीं दी हुई है, लेकिन उसके बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेंगे, तो जिससे आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी और उससे जुड़ी हुई जो भी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी भी है। तो जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी थी, उसके बाद कुछ समय के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी वो रुक गई थी। इसी समय में इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उदय हो रहा था। महात्मा गांधी के द्वारा भी कई सारे आपके आंदोलन थे या सत्याग्रह थे, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या और आगे हम जो पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि कई मूवमेंट आपके, ये कहा जाए लगभग सारे मूवमेंट उनके सक्सेस नहीं हुए थे। कई मूवमेंट्स को उन्होंने खुद बीच में बंद कर दिया था, हम उनके बारे में भी जानेंगे और आगे उसका क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल लाहौर कॉन्स्पिरेसी के बारे में जान लेते हैं। ये है तो आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग। 2 मिनट। लाहौर कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होती है आपकी साइमन कमीशन से। एक डेलीगेशन भेजा गया था, एक कमीशन बनाया गया था, उसका नाम साइमन कमीशन था। साइमन उस कमीशन का हेड था, इसलिए नाम दिया गया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपका लाहौर में जब उसकी एंट्री हुई थी, पूरा जो उसका डेलीगेशन था, एक मतलब 8 10 12 लोग का डेलीगेशन था, वो भारत आया था। यहाँ पे उनको कुछ कानून वगैरह बनाने थे, तो ये कानून भारतीयों के हित में बिल्कुल नहीं था। तो जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, यशवंत सिंह ठाकुर, रोशन सिंह, तो इन्होंने इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इन्हीं के सदस्यों ने मिलके, जिसमें से भगत सिंह थे, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और भी कई क्रांतिकारी मिलके, और इनका लीडर जो था, इनका जो लीड कर रहे थे इस साइमन कमीशन के विरोध के लिए, वो थे लाला लाजपत राय। ओके, तो 1 मिनट। लाला लाजपत राय। तो पहले लाहौर आपका पंजाब में हुआ करता था, ठीक है। तो इसको हम पंजाबी कहीं कहीं बीच में बोलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसे साइमन कमीशन आपका आया है, तो उसमें एक आपका पुलिस अधीक्षक था, उसका नाम था सांडर्स उसका नाम था। तो उस टाइम पे जब विरोध हो रहा था, तो उससे बात संभली नहीं। अब अंग्रेजों का क्या था, वो उनके ऊपर ना कोई कानून लगता था, वो चाहे किसी को ही मार दें, कुछ भी कर दें। तो उसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया कि लाठी चार्ज कर दी जाए जितने भी क्रांतिकारी, जितने विरोध कर रहे हैं। अब जितने विरोध करने वाले थे वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से नारे लगा रहे थे, आवाज़ बुलंद की जा रही थी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ओके, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा आपका बराबर लगता जा रहा था। तो इसी टाइम पे सॉन्डर्स ने आपका लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया, और उसने बाकी क्रांतिकारियों को तो मारा ही मारा, फिर लाला लाजपत राय को जो ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे थे, वो लीडर थे, अब वो लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि लाला लाजपत राय इस पूरे विरोध के हेड हैं, और उनको घेर के बराबर उनके सिर पे लाठियाँ मारी गई। जब लाठियाँ मारती गई तो उसकी वजह से उनकी डेथ उसी जगह पे, जिस जगह पे विरोध हो रहा था, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो लाला लाजपत राय ने अंतिम दौर में कहा भी था, मरते मरते कहा था कि मेरे सर पे पड़ने वाली हर एक लाठी अंग्रेज शासन के ताबूत की अंतिम कील होगी, है ना। जैसे ताबूत होता है, कॉफिन होता है, उस कॉफिन में जब कॉफिन को बंद किया जाता है परमानेंट के लिए, तो उसमें कील गाड़ दी जाती है। तो लाला लाजपत राय ने बात कही थी कि मेरे सर पे पड़ने वाली हर एक लाठी अंग्रेज शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अब जब
सबके सामने हो। सॉन्डर्सन की एज क्या रही होगी, मुश्किल से 21-22 साल या 23 साल, 21-22-23 साल लगभग इतनी एज रही होगी। तो सभी क्रांतिकारियों के मन में ये गुस्सा था कि एक 22 साल का लड़का हमारे नेता को भरे बाजार सबके सामने घेर के लाठियों से मार देता है और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसका रिवेंज लेने के लिए, इस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि सॉन्डर्स को उसके ऑफिस के सामने जब वो बाहर निकलेगा तो उसको वहाँ पे पॉइंट ब्लैंक शूट किया जाएगा। तो इसके लिए 3 लोगों का नाम सजेस्ट किया गया, एक आपका चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा राजगुरु, तीसरे भगत सिंह। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया और जैसे वो बाहर आया है तो सॉन्डर्स को गोली मार दी गई है सरे बाजार बीच रोड में। इसको हम कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी क्रांतिकारी थे सबके सब गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, कोई सामने नहीं आ रहा था। तो पुलिस और शासन आपका जिसको पा रही थी उसी को मार रही थी, चाहे वो कोई भी मिल जाए, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो इनोसेंट हो, आम जनता हो, चाहे वो घर वाले हो, जिसको पा रही थी उसको मार रही थी। किसी को भी गोली मार दे, किसी को भी जेल में भर दे, किसी को भी फांसी में टंगा दे, मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर देना। तो इस तरह से जब क्रांतिकारियों को ये चीज़ें पता चली कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि देखिए अब कुछ और चीज़ करनी चाहिए जिससे ध्यान भटकाया जा सके। तो आपका जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि असेंबली में जो बम फेंका गया था, असेंबली में बम फेंकने की वाली बात थी, ये आपका 2 लोगों ने किया था। एक आपके भगत सिंह थे और दूसरे आपके बटुकेश्वर दत्त थे, है ना। तो दोनों ने मिलके असेंबली में उस टाइम पे असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी उस असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली पे। और उसी टाइम पे बम फेंका गया था और कुछ पर्चे फेंके गए थे असेंबली के बीच में जहाँ पे खाली जगह थी। और ऐसा बम बनाया गया था कि उसमें शार्पनेस नहीं थे, मतलब किसी प्रकार का अगर वो फटता भी है, किसी के ऊपर भी गिर जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान किसी को ना हो, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज शासन को जगाने के लिए कि हाँ ये सारी चीज़ें पॉलिसीज आपकी गलत हैं। और उसके बाद दोनों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद आपका बाकी जो भी क्रांतिकारी थे उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। अब जब आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुआ था, सॉन्डर्स का मर्डर हुआ था, उसको गोली मारी गई थी, तब उसमें से एक बंदा ऐसा था जिसने गद्दारी कर दी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ में। और उसने जाके कोर्ट में या पुलिस में जाके सभी का नाम उजागर कर दिया कि सॉन्डर्स मर्डर केस में या लाहौर कॉन्स्पिरेसी में ये लोग थे, ठीक है। तो केस आपका कंबाइन चलाया गया था। कंबाइन केस ऐसे चलाया गया था कि जब इनको पकड़ा गया था असेंबली बम ब्लास्ट में तो इनके ऊपर जब आइडेंटिफिकेशन हो गया तो इनके ऊपर केस चलाया गया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी का भी और असेंबली बम ब्लास्ट का भी, ठीक है। तो इसके बाद जितने सारे इनके साथ के क्रांतिकारी थे सबको गिरफ्तार किया गया, सबको एक ही जेल में लाया गया। तो इन्होंने एक भूख हड़ताल की थी, उसके बारे में आप जान लीजिए। ये आपका 13 सितंबर की ही बात है, 1928 की ही बात है, 1928 की ही बात है, 13 सितंबर की बात है। तो सारे क्रांतिकारियों को एक ही जेल में बुलाया गया। तो उसमें भेदभाव हो रहा था। भेदभाव ऐसे हो रहा था जो कि अंग्रेज कैदी थे वहाँ पे, अंग्रेज प्रिजनर्स थे, उनको एक अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनको साफ सुथरे कपड़े दिए जाते थे, अच्छा खाना दिया जाता था, रहने के लिए अच्छी जगह दी जाती थी, सुबह पढ़ने के लिए अखबार दिया जाता था, मैगजीन्स वगैरह थी, नॉवेल्स वगैरह थी। और उनका व्यवहार अंग्रेजों के साथ थोड़ा सा बेहतर था। लेकिन जो भारतीय प्रिजनर्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था। इस तरह से उन्हें कपड़े से नहीं दिए जा रहे थे, उनके कपड़े नहीं धुलते थे, उन्हें खाना सही से नहीं दिया जाता था, पढ़ने के लिए पेपर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो भगत सिंह लोगों ने बोला कि जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, भाई लॉ सबके लिए एक समान है। अगर आप कंडक्ट करा रहे हो पूरे देश में तो लॉ सबके लिए एक समान है। तो जो लॉ उनके ऊपर लग रहा है अंग्रेजों के ऊपर, वही लॉ हमारे ऊपर भी लगना चाहिए। तो इस बात पे बहसा बहसी हुई और इन्होंने भगत सिंह के पूरे जितने भी लोग थे सभी ने एक साथ हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल हुई थी। तो उस भूख हड़ताल में आपका 63 दिन, 63 या 64 दिन, अलग 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 आपके जो रेफरेंस बुक होती है उसमें कहीं 64 दिन लिखा होता है।
कभी 63 या 64, तो कंफर्म नहीं है ये चीज़, 63-64 के बीच में। तो लगभग 63-64 दिन आपकी भूख हड़ताल हुई थी। और उस भूख हड़ताल के अंतिम दिन में, जिस दिन आपकी भूख हड़ताल लास्ट थी और अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों की बात मान ली कि हाँ ठीक है, आपको सही कपड़े मिलेंगे, सही खाना मिलेगा, मैगजीन मिलेगी, पढ़ने को बुक्स मिलेंगी, अच्छी जगह मिलेगी रहने के लिए, और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उस लास्ट दिन आपका एक क्रांतिकारी उस दिन भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे। उनका नाम था जतिन दास। जतिन दास की भी एक अलग कहानी है, उसको फिर कभी अगले चैप्टर्स वगैरह में। तो ये आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी हो गया, दूसरा आपका असेंबली बम ब्लास्ट हो गया, और तीसरा आपका भूख हड़ताल हो गई। अब आगे जब अपन बढ़ेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी अपन देखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज आप लोग अपनी सुविधा से पलटते रहिएगा। द टेकिंग बैक ऑफ द नॉन वायलेंस मूवमेंट। नॉन वायलेंस मूवमेंट आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही है। एब्रप्टली द एंड द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट completed revolutionary to emerge again. The Jallianwala Bagh massacres hurt the entire country and revolutionaries were waiting for revenge. They were firm that peacefully talks were not a way to achieve freedom. असहयोग आंदोलन के एकाएक वापस लिए जाने के बाद सरकार की जो दमन नीति थी, उसके बाद क्रांतिकारी आपके दोबारा से एक्टिव हो गए। भाई आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी के बाद आपका क्रांतिकारी थोड़ा सा स्लो हो गए थे, तो इसके बाद जो है क्रांतिकारी दोबारा उभर के सामने आए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा था, और वो रिवेंज लेने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे। वे समझ गए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से इस देश को आज़ाद करवाना एकदम नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अंग्रेज इस देश को आज़ाद तो करने से रहे शांतिपूर्ण तरीके से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी इसमें दिया नहीं हुआ है, उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, आपका एक रॉलेट एक्ट निकला था। रॉलेट एक्ट की मुझे डेट भूल रही है। रॉलेट एक्ट आपका 1919 में पास किया गया था। फरवरी 1919 में इसको असेंबली पर रखा गया था, और मार्च 1919 में इसको बिल बना दिया गया था, मतलब पास कर दिया गया था असेंबली से। इसमें जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसको दबाने के लिए और उसको कुचलने के लिए मतलब एनी हाउ, कैसे भी करके, मतलब कुछ भी करना पड़े गवर्नमेंट को, लेकिन इन क्रांतिकारियों को जिंदा नहीं छोड़ना है या इनको कुचल देना है। इसके लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा एक न्यायाधीश था, सिडनी रॉलेट करके आपका एक जज था, उसकी अध्यक्षता में, उसके लीडरशिप में एक कमेटी का गठन किया गया। तो उसी के नाम से आपका रॉलेट एक्ट पड़ा था। रॉलेट एक्ट का काम ये था कि उसमें बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी बात के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के, किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को, इनोसेंट व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दिया जाता था। और वो कब छूटेगा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। तो इसका नाम ही रखा गया था भारतीयों के द्वारा कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून। इसको काला कानून भी कहा जाता था। तो इसके लिए, इस कानून के विरोध के लिए, क्योंकि इस कानून के तहत आपका 2 लोगों को जेल करा दी गई थी। वो पंजाब के आपके जाने माने 2 क्रांतिकारी थे, एक्टिव क्रांतिकारी थे। इसी रॉलेट एक्ट की वजह से डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके जेल पे डाल दिया गया था बिना बात के। तो इसके लिए जलियांवाला बाग एक जगह है, एक अंदर से काफ़ी बड़ी जगह है। तो उसकी ऊंची दीवारें हैं, और आने के लिए उसमें सिर्फ एक ही मेन गेट है ना। एंट्री और एग्जिट का मेन एक ही डोर है, और बाकी आपकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, अंदर मैदान है। तो वहाँ पे जो भी पंजाबी क्रांतिकारी थे या नॉर्मल व्यक्ति थे, अधिकतर नॉर्मल व्यक्ति ही थे, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी नहीं थे वहाँ पे। तो वो सब मिलके वहाँ पे एक विरोध सभा कर रहे थे। एक चर्चा स्टार्ट हुई थी वहाँ पे कि भाई इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है। तो उसी टाइम पे अंग्रेजी पुलिस
उस गेट के अंदर आई है, उसने गेट लॉक किया है। गेट लॉक करने के बाद उसने बिना वार्निंग दिए सीधे फायरिंग ऑर्डर दे दिया है। उस टाइम पे जो तत्कालीन आपका जनरल था, उसका नाम था आपका जनरल डायर। जनरल डायर आपने नाम सुना होगा, जलियांवाला हत्याकांड जब भी आता है तो जनरल डायर का नाम जरूर आता है। तो बिना किसी चेतावनी के पहले किसी नोटिस दिए हुए सीधे वो पहुंचा है और गोली मारने का आदेश दे दिया है। उसने गोली मरवाई है। तकरीबन उस हत्याकांड में आपका 1000 से 1100 लोग की डेथ हुई थी। लेकिन जो सरकारी आंकड़ा था, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया था कि तकरीबन उसमें 380 लोग की डेथ हुई है ना, और 1200 लोग घायल हुए हैं, लेकिन उसमें तकरीबन 1000 लोग की डेथ हुई थी। आज भी आप जलियांवाला बाग में अगर कभी जाएंगे तो उसकी दीवारों में आपको गोलियां धंसी हुई मिल जाएंगी। आज भी वहाँ पे उसकी दीवार में गोलियां धंसी हुई हैं, है ना। तो इसकी जब ये हत्याकांड हुआ था, इसके बाद जितने भी आपके नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उन सभी ने ब्रिटेन के द्वारा दी गई जितनी भी उपाधि वगैरह थी उसको लौटाना स्टार्ट कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। कांग्रेस के जो पूर्वभूत अध्यक्ष थे सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। और भी कई सारी चीज़ें हुई थी। जनरल डायर के ऊपर एक कमेटी बैठाई गई थी, इसको हंटर कमेटी कहते हैं। हंटर कमेटी के द्वारा ये बताया गया था कि जनरल डायर को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और उसको सस्पेंड करके ब्रिटेन वापस भेज दिया गया था। लेकिन ब्रिटेन में उसका बराबर स्वागत किया गया था। उसको संसद में बुला के उसकी प्रशंसा के लिए भाषण दिए गए थे। उसको शॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे उधम सिंह, हाँ, उधम सिंह करके एक क्रांतिकारी थे, वो लंदन जाके जनरल डायर को गोली मार के आए थे। ये उन्होंने बदला लिया था इसका कि भाई इतने सारे लोगों को मार के तुम वापस ब्रिटेन चले गए हो, शान से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, और ये चीज़ सरदार उधम सिंह से देखी नहीं गई और ब्रिटेन जाके उसको गोली मार के आए थे। चलिए, एक आपका ये ख़त्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। The second phase of revolutionary saw many revolutionary organizations, and Bhagat Singh, Yashpal, and Chabil Das founded the Youth Sabha. Other revolutionary organizations like Hindustan Democratic Republic, Hindustan Socialist Republic Association came up during this period. In 1928, Chandrasekhar Azad, Sachindranath Sanyal, Ram Prasad Bismil together changed the name of Hindustan Republic Association as Hindustan Socialist Republic Association. The main aim of this organization was to uproot the imperial rule through revolutions. क्रांतिकारियों का जो सेकेंड फेज था, उसमें जो भी नवयुवक थे उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बनाए, जिसमें से आपका भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ने यूथ सभा, जिसको नौजवान सभा की स्थापना के नाम से जाना जाता है। 1928 में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और भी कई सारे लोगों ने मिलके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। मतलब इसमें एक नाम और जुड़ गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट को ऐड कर दिया गया, जिसका जो मेन काम था वो ये था कि क्रांति के जरिए जो औपनिवेशिक सत्ता है, जो ब्रिटिश की सत्ता है, उसको उखाड़ फेंकना है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम्स ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। द रिवोल्यूशनरीज ऑफ द second phase did not focus on attacking petty police officers, but they concentrated to achieve freedom by revolution. Their programs were, पहला है आपका to seize government treasury and rob banks for the purpose of revolution, to develop coordination with revolutionaries in other parts of the country to achieve their ends. दूसरे चरण के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने छोटे छोटे सरकारी अफसरों, पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना नहीं बनाया और क्रांति के द्वारा आज़ादी प्राप्त करना इनका एक
मुख्य लक्ष्य था। इनके जो दो काम थे वो ये था कि पहला उद्देश्य अपने क्रांति को आगे बढ़ाए रखने के लिए और उसको लगातार चलते रहने के लिए उन्होंने बैंकों को लूटने की कोशिश की, और दूसरा सरकारी खजानों को लूटना जरूरी समझा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और जो अलग अलग क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी संगठन थे उससे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, संबंध स्थापित किए और अपने साथ मिलाने की कोशिश की। देखिए होता क्या था, आपका जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड में काकोरी स्टेशन है, उससे पहले एक सरकारी ट्रेन को रोका गया। उसमें हालांकि सरकार हमसे ही लूट के जा रही थी, सरकार भारतीयों से पैसा लूटती थी, तो क्रांतिकारियों ने सरकार का पैसा लूट लिया, तो वही हमारा पैसा हमारे पास। तो क्रांतिकारियों की सोच ये थी कि अपने ही देश में जो बिजनेसमैन हैं उनको लूटने से अच्छा है कि हम सरकार का खजाना लूटें, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि अपने लोगों को लूटने से हम उसका विश्वास नहीं पा सकेंगे, है ना। तो वो जैसे अंग्रेजों को गरियाते थे वैसे हमको भी गरियाना स्टार्ट कर देंगे। तो उन्होंने सोचा कि सीधे सीधे अंग्रेजों को लूटा जाए, तो काकोरी कांड आपका इसमें हुआ था। स्लोगन ऑफ सेकेंड फेज रिवोल्यूशनरीज, वी डू नॉट बेग फॉर मर्सी, आवर वॉर इज टिल द लास्ट वर्डिक्ट एंड द वर्डिक्ट इज सक्सेस और डेथ। हम दया की भीख नहीं मांगते, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक की है, और वह फैसला है जीत या मौत, है ना, करो या मरो का एक हिसाब से नारा है। द सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट डेवलप्ड इन टू एरियाज, वन इन पंजाब एंड सेकेंड इन उत्तर प्रदेश बिहार एंड नहीं, वन इन पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार एंड सेकेंड इन बंगाल। तो दो फेज में दो एरियाज में मुख्यतः क्रांतिकारी थे। पहला आपका पंजाब उत्तर प्रदेश और बिहार, और दूसरा है बंगाल। ओके, प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज एंड देयर एक्टिविटीज। अब इसमें आपका काकोरी कांड के बारे में बताया जाएगा। प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी एंड देयर एक्टिविटीज को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं। प्रीवियस पेज में आपका एक चीज़ लिखा हुआ था कि नॉन वायलेंस जो मूवमेंट था, एक्चुअल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो देखिए, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, एक गाल पे चमाट पड़े तो दूसरा गाल आगे कर देने वाली विचारधारा थी गांधी जी की। तो वो रेवोल्यूशन जब आप रेवोल्यूशन क्या कहें उसको, उनका जब ये आंदोलन जारी था, तो उसी टाइम पे एक कांड हुआ था आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। हुआ ये था कि चौरी चौरा करके एक जगह थी, ठीक है, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था। तो उसी जगह के सामने से कुछ क्रांतिकारी आपके शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हुए बढ़ रहे थे। तो जो वहाँ जब पुलिस स्टेशन के सामने से निकले, तो पुलिस स्टेशन में से जो पुलिस वाले थे वो निकल के उनके ऊपर गोली चला दिए, ठीक है। तो जो क्रांतिकारी थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे, पुलिस वाले उन पर गोली चलाए हैं, कुछ क्रांतिकारियों की डेथ हुई है। उसके बाद रिवेंज लेने के लिए, मैं देखो, पहली गलती तो अंग्रेजों की हुई ना, पहली गलती पुलिस वालों की हुई कि उनको गोली चलानी नहीं चाहिए थी। अगर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो आपको गोली चलाने की जरूरत क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो आप अरेस्ट कर लो, बात ही खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने सीधे ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया और उसमें से कई क्रांतिकारियों की डेथ हो गई, कई घायल हो गए। उसके बाद रात का टाइम था, जितने भी क्रांतिकारी थे सब मिल के चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन को ही जला दिया उन्होंने, साथ में पुलिस वालों को भी जला दिया। भाई गलती की हो तो भुगतोगे। तो इस बात को लेके कि चौरी चौरा कांड को लेके गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। उस टाइम पे भगत सिंह लोग की एज आपकी बहुत कम थी, बच्चे ही थे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद गांधी जी ने कहा कि अभी हमारा देश आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, हम आज़ादी को हैंडल नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो गांधी जी को चौरी चौरा वाला कांड सही नहीं लगा, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया, है ना। तो ये बात हुई थी। कहीं कहीं ये भी लग रहा था गांधी जी को कि जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये मेरे हाथ से निकल के जो
उग्रवादी आपके क्रांतिकारी हैं, जो एग्रेसिव क्रांतिकारी हैं, उनके हाथों में शिफ्ट होता चला जा रहा है। एक ये भी कारण था कि वो इस आंदोलन को वापस ले लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज एंड देयर एक्टिविटीज़। जो क्रांतिकारियों के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनकी जो गतिविधियाँ थीं वो क्या थी। मनी वॉज अ मस्ट टू रन द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। अ ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज वर सक्सेसफुल in robbing the government cash at the Kakori railway station on August 9, 1925 on the Saharanpur-Lucknow line. A number of revolutionaries were arrested after this incident and were tried in the Kakori conspiracy case. Four of them, Ram Prasad Bismil, Asfaq Ullah Khan, Roshan Singh and Rajendra Lahiri, was sentenced to death. Other 17 were sentenced to long term of imprisonment. भाई सीधी सी बात है, हमारा पैसा है। क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के लिए आपको पैसे भी लगते हैं भाई, आपको पर्चे भी बांटने हैं, ठीक है, अपना खुद का खर्च भी चलाना है, आपको हथियार भी लेने हैं, बम भी बनाना है, खाने पीने का सामान चाहिए, केमिकल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एसेसरीज होती हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको चाहिए पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? घर के लोगों को अगर लूटा जाएगा तो हम उनका विश्वास खो देंगे। तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट का कैश लूटा जाए, गवर्नमेंट की ट्रेजरी के ऊपर हमला किया जाए। तो लखनऊ सहारनपुर लाइन से आपकी ट्रेन निकल रही थी। काकोरी स्टेशन पड़ता है, काकोरी स्टेशन के जस्ट पहले ट्रेन को रोका गया। हालांकि वो ट्रेन पब्लिक ट्रेन थी, उसमें कुछ डिब्बे आपके पुलिस वालों के लिए थे और कुछ आपके ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कोचेस वगैरह थे, ठीक है। तो उसको रोका गया और एक दो पुलिस वाले शायद मारे भी गए थे। जो ट्रेजरी का बॉक्स था, खजाने का जो बॉक्स था, उसको तोड़ा गया। उस पैसे को लेके सब लोग अलग अलग दिशाओं में निकल गए। उसके बाद आपका कुछ लोग पहचाने भी गए, या गवर्नमेंट के पुलिस के पास कुछ रिकॉर्ड होता है कि हाँ कि यही लोग ऐसा कर सकते हैं। तो उसमें से आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के बीच में अच्छी दोस्ती थी। तो अशफाक उल्लाह खान ने राम प्रसाद बिस्मिल को बिस्मिल नाम की उपाधि दी थी, ठीक है। कई लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल मुस्लिम थे या हिंदू थे। राम प्रसाद बिस्मिल का पूरा नाम था राम प्रसाद सिंह तोमर, ठीक है। ये भी आपके साथ मध्य प्रदेश के ही थे, मे भी मध्य प्रदेश के थे, अगर मैं ग्वालियर तरफ के, है ना, ग्वालियर तरफ के थे शायद। और अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहिरी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और बाकी जो आपके 17 क्रांतिकारी थे उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। इसमें से जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो उसके बावजूद वहाँ से बच निकले थे पुलिस वालों से, और वो कई दिनों तक या काफ़ी टाइम तक अलग अलग जगहों पे अपना भेष बदल के अलग अलग जगहों पे रहते थे, है ना। कभी साधु बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे। एक टाइम की बात है, शायद मध्य प्रदेश के मुरैना तरफ की बात है, वहाँ आपका बीहड़ है, कुछ जगहों पे जंगल है, तो वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद आपके छुपे हुए थे साधु का भेष बना के। तो उसी टाइम पे इनके बगल से एक, अब उस टाइम पे क्रांतिकारियों को तो भड़माल हुआ करती थी, क्रांतिकारियों को बचने के लिए जगह भी चाहिए होती थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के सामने से क्रांतिकारी उनके पीछे वाली झाड़ी में जाके छिप गया। तो सामने से पुलिस वाले आते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि बाबा आपने किसी व्यक्ति को यहाँ आते देखा है? तो उनका जवाब ये था कि जिस आँख ने देखा है वो आँख बोल नहीं सकती, और जो जीभ बोल सकती है उसने देखा नहीं। तो ये सुनते ही जो पुलिस वाले थे उनको लगा कि कोई जाने माने पहुँचे हुए बाबा हैं, और प्रणाम करके वो लोग दूसरी दिशा की ओर आगे बढ़ चले। तो कहने की बात यह है कि जो आज़ाद जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो अपना भेष बदलने में बहुत माहिर थे, और अंतिम दम तक वो किसी भी पुलिस वाले के हाथ आए नहीं। तो उनका मंत्र भी था कि जीते जी मुझे कोई पुलिस वाला छू नहीं सकता है, उससे पहले मैं अपने आप को मार लूँगा, ठीक है। तो ये आपका काकोरी कांड था। अब आगे बढ़ते हैं। इन दिसंबर 1928 द पॉपुलर लीडर ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय डेथ ड्यू टू लाठी चार्ज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लाहौर।
The revolutionary thought it right to revenge the death of their great leader. In 1928, the police officer Saunders was assassinated. In 1929, the revolutionaries threw two bombs at the assembly in Calcutta. This was done in protest against new repressive law, and the arrest of 31 labor leaders Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were tried for this conspiracy. तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। असेंबली कॉन्स्पिरेसी क्या थी, लाठीचार्ज क्या था, और साइमन कमीशन की वजह से लाठीचार्ज हो रहा था, इसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी, तो इस पर डिस्कस करना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Whatever statements revolutionists gave in the court were published in the newspaper next day. Thus, the proceedings became known as they reached every part of the country with great speed and were a source of inspiration for every revolutionaries. मैं देखिए, पहले हमने इस पे बात भी की थी कि क्रांतिकारियों को अपनी बात सब जगह तक पहुंचाने के लिए अपने खुद के न्यूज़ हाउस पे डिपेंड होना पड़ता था। न्यूज़ हाउस गवर्नमेंट खुलने नहीं देती थी, तो ये हाथ से अपनी हैंड राइटिंग से पर्चे लिखते थे और पर्चे पम्पलेट लिखते थे, उसके बाद लोगों के बीच में जाके बांटते थे। तो इस तरह से एक लोकल एरिया तक ये लोग सिमट के रह जाते थे कि सिर्फ हमारी बातें यहीं तक पहुंच पा रही हैं। लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का ये कॉन्सेप्ट था, मेन कॉन्सेप्ट था कि अगर हम असेंबली पे बम फोड़ते हैं और वहाँ पे जाके गिरफ्तारी देते हैं, तो जब हमारी प्रोसीडिंग होगी, जब हियरिंग होगी कोर्ट में, जिरा होगी, तो जो भी हम स्टेटमेंट वहाँ पे देंगे, तो ये वहाँ की जो न्यूज़ हाउसेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को हों, चाहे वो गवर्नमेंट के माउथ पीसेस को भी हों, तो उनको हमारी बातें मजबूर होकर लिखनी ही पड़ेंगी, है ना। प्रोसीडिंग्स आपको लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि पहले टीवी नहीं होता था, रेडियो नहीं होता था, पहले उतना डेवलप नहीं था, मतलब सबके पास नहीं होता था, तो सबके पास अखबार पहुँचता था। तो ये था कि अब हमारी बातें, हम जो भी कहेंगे, हमारे जो भी विचार हैं, हम कोर्ट के माध्यम से सबके तक पहुंचाएंगे और सब लोग उसको जानेंगे और पेपर वाले इसको लिखेंगे। तो ये लोग अपनी गिरफ्तारी दिए, जब हियरिंग्स वगैरह होती थी तो ये लोग अपनी बातें कहते थे और सारे देश तक ये सारी बातें पहुंचती थी और लोग इनसे जुड़ने लगे थे इसी चीज़ को लेके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Despite wide protest all over the country, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were executed on 23rd March 1931. That day of the incident plunged entire nation in gloom. The revolutionaries were ill-treated in the jails. They went on hunger protests against the treatment meted out to them. The death of one of the revolutionaries, Jatin Das, on the 64th day of this hunger strike shocked the country. 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। पंजाब के जेल में ही फांसी दी गई थी, मे बी लाहौर का इलाका था वो, लाहौर में फांसी दी गई थी पंजाब के। फांसी हालांकि दी जानी थी 24 मार्च को, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरे देश में विरोध हो रहा था कि भाई कि 24 तारीख को अगर फांसी होगी तो हम 23 तारीख को या 24 तारीख को ही इनको हम जेल तोड़ के निकाल ले आएंगे। तो गवर्नमेंट ये चीज़ भाप गई कि भाई फांसी अगर नहीं हुई डेट के पहले तो जेल तोड़ के पब्लिक इनको निकाले जाएगी। तो रातों रात, मतलब शाम टाइम की बात है, 23 मार्च की शाम टाइम की बात है, ये लोग शाम को जल्दीबाजी में तीनों ही व्यक्तियों को फांसी दे दिए और इनकी जो डेड बॉडी थी, पार्थिव शरीर था, ये उन्होंने इनके घर वालों को हैंडओवर नहीं की थी, ये लोग किसी नदी किनारे जाके खुद ही जला दिए थे। लेकिन हो गया, तब तक पब्लिक पहुंच गई थी इनकी बॉडी को, अब क्या ही बचेगा इसमें। उसके बाद बाकी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। आपकी हंगर स्ट्राइक हुई थी 63-64 दिन की, उसमें जतिन दास की डेथ हो गई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ। Chandrasekhar Azad was born at Bhavra village in Alirajpur district in Madhya Pradesh. He embraced non-cooperation movement at the tender age of 14. When he was arrested, he told his name was Azad.
He's played a prominent role in Kakori conspiracy, Saunderson killing, and bombing at the assembly. Finally, surrounded by British police at the Alfred Park in Allahabad, he shot himself. चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, उसके भाभरा नामक गांव में। ठीक है, इसको याद भी कर लीजिएगा। भाभरा विलेज में अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका जब चल रहा था, इनकी एज 14 साल की थी, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने भी अपने स्तर पे जहाँ तक ये कर पा रहे थे वहाँ तक इन्होंने भी विरोध किया था। विरोध करते करते ये पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए थे। तो जब इनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आपका तो नहीं बोलेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, और तभी से इनके नाम के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जुड़ गया। तो इन्हें सज़ा मिली थी, उस टाइम पे कोड़े मारे जाते थे, शायद 100 या 200 कोड़े मारे जाने की सज़ा मिली थी इन्हें, या इससे ज़्यादा मिली थी, मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ थोड़ा सा। इनका मेन रोल था आपका काकोरी कॉन्स्पिरेसी में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी ट्रेन की थी, याद रखिएगा, ट्रेन लूटी गई थी। ठीक है, और सॉन्डरसन्स किलिंग केस में ये आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। ठीक है, और कलकत्ता में असेंबली के बॉम्बिंग में। ओके, इनकी जो डेथ हुई थी, इन्होंने खुद को मारा था, मैं जीवन भर आज़ाद रहूँगा, आज़ाद मरूँगा। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क है, अल्फ्रेड पार्क को आज आज़ाद पार्क भी कहा जाता है। वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो उस जगह पे क्या हुआ कि जब सारे क्रांतिकारी पकड़े जा रहे थे, सारे क्रांतिकारी पकड़े जा रहे थे, लोगों को फांसी दी जा रही थी, तो ये देश से बाहर जाने का प्लान बना रहे थे कि रसिया में कुछ इनके जो साथी थे वो वहाँ पे एक अलग संगठन बना के अपना काम क्रांतिकारी वाला जारी रखना चाहते थे। तो ये बोले कि कुछ रुपयों की ज़रूरत है, कुछ आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। तो इन्होंने इनका जो एक साथी था उसको भेजा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पास। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, उनके पास गया, सहायता मांगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ही इनको फंसवा दिया था, या जो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो व्यक्ति को नेहरू जी के पास भेजा था उस व्यक्ति ने जाके मुखबिरी कर दी थी पुलिस के साथ। तो ये अल्फ्रेड पार्क में वेट कर रहे थे, तो उसी टाइम में पुलिस आ गई। पुलिस आई है तो अपने एक साथी को इन्होंने बाहर भेज दिया है, और ये एक पेड़ के पीछे डिफेंड कर रहे थे अपने आप को। इनके पास सिर्फ एक ही पिस्टल थी, कुछ आपकी गोलियां थी। तो जब इनके पास आखिरी गोली बची थी और चारों तरफ से पुलिस से घिरे हुए थे, तो इन्होंने बोला कि अब मैं किसी दूसरे को जीते जी तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठाकुर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी, दलपत राव, these three revolutionary were from Damoh district in Madhya Pradesh. After joining the revolution, they murdered a British officer Hexat. Yashwant Singh and Dev Narayan Tiwari were hanged to death in 1931 in Jabalpur. Hari Kishan tried to kill the governor of Punjab in 1930. Three heroes, Binay Bose, Badal Gupta and Dinesh Gupta, entered the writers' building in Calcutta and murdered police superintendent. कहीं ना कहीं तो बदला लिया ही जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ठाकुर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत राव तीनों मध्य प्रदेश के दमोह जिले के थे, ये भी याद कर लीजिएगा। ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए एक अंग्रेजी अफसर हेक्सट की हत्या करने के बाद, है ना। पहले इन्होंने अपना काम दिखाया, उसके बाद बाकी क्रांतिकारियों के साथ इनका जुड़ाव हुआ। तो 1931 को यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को जबलपुर में फांसी दे दी गई। और पंजाब में हरकिशन जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने गवर्नर की हत्या करने की कोशिश की। 1930 में
तीन क्रांतिकारी ऐसे थे, विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में अंदर जाके जो पुलिस अधीक्षक था उसको गोली मारी थी। अब आगे बढ़ते हैं बंगाल की तरफ। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, अब स्टार्ट करते हैं बंगाल से। बंगाल में आपकी देखिए क्रांतिकारी गतिविधियाँ रुक गई थी कुछ समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपकी नई नई क्रांतिकारी केंद्र बन के आपके उभरे, कई नए संगठन बनाए गए, है ना। जैसे बंगाल स्वयं सेवक दल बनाया गया था, है ना। इसका गठन आपका हेमचंद्र घोष ने किया था। हालांकि ये रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, रेलिवेंट है आपका सूरसेन। सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था, हालांकि इसमें दिया नहीं है, सिर्फ सूरसेन का नाम दिया हुआ है ना। तो गणेश घोष, अंबिका प्रसाद चक्रवर्ती, निर्मल सेन और सूरसेन आपका सेकेंड फेज में बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। सूरसेन आपके टीचर थे बंगाल में, एक स्कूल में टीचर थे, उनको सभी लोग प्यार से मास्टर दा करके बुलाते थे। तो इन्होंने अपनी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के बल पे 18 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में युद्ध की घोषणा कर दी। और इस संगठन के जो सदस्य थे वो चटगांव करके जो इलाका है, इसमें चटगांव ही लिखा हुआ है ना, 2 मिनट, चटगांव करके एक जगह है, वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मरी हुआ करती थी, जहाँ पे सारे हथियार वगैरह रखे रहते थे। हथियार है, गोला बारूद है, गोली वगैरह है ना। तो उस हथियार को लूट के उन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने, सूरसेन उनके साथियों ने वहाँ पे भारत की एक टेम्परेरी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी, कि उन्होंने घोषणा कर दी कि ये जो इलाका है, चटगांव का इलाका जो है, ये अब ब्रिटेन के अंडर पे नहीं है, ये हमारे अंडर पे है। तो इसी के बाद जब वो जगह कब्जाई गई और वहाँ पे स्वतंत्र भारत की एक सरकार की स्थापना की गई, जिसके प्रेसिडेंट के तौर पे, उस सरकार के प्रेसिडेंट के तौर पे सूरसेन को चुना गया। ठीक है। इस घटना के बाद आपका बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो तेज होती गई। बंगाल के जो जेल विभाग का जो महानिरीक्षक होता है, उसको 2 क्रांतिकारियों ने मिलकर गोली मार के हत्या कर दी। उसके बाद दिसंबर 1931 में 2 स्कूल की छात्राओं ने, स्कूल की गर्ल्स थी, क्या नाम था, कोमिला करके जगह थी, वहाँ पे 2 लड़कियाँ स्कूल में पढ़ती थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार के हत्या कर दी। इन सब में देखिए एक बात बहुत कॉमन थी कि चटगांव का जो आपका विरोध हुआ था, इसमें लड़कियों ने अपनी पूरी भागीदारी निभाई थी। इस आंदोलन में लड़कियों ने मुख्य रूप से अपनी भागीदारी निभाई थी और सबके साथ मिलके क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। ओके। फरवरी 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो आपका फेयरवेल होता है, उस टाइम पे बीना दास नाम की लड़की ने बंगाल का जो गवर्नर था उस पे गोली चला दी। अब आप सोचिए, 1932 की बात है, फरवरी 1932 की बात है, ये उसी टाइम की बात है जब अपन बंगाल पढ़ रहे हैं। 1932 में कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी थी उसमें फेयरवेल आपका चल रहा था, तो उसने बीना दास नाम की लड़की ने बंगाल के गवर्नर पे ही गोली चला दी। एक और लड़की थी, उसका नाम था क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेकर। उसने अपने एक क्रांतिकारी के साथ मिलके चटगांव के पहाड़ ताल करके एक रेलवे स्टेशन है, उस पर हमला कर दिया। लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए जहर खा लिया और खुद की आत्महत्या कर ली। तो ये सारी चीज़ें थी बंगाल में। इसके बाद आपकी सूरसेन को 1933 पे सूरसेन को फांसी दे दी गई थी। फांसी देने के बाद चटगांव को दोबारा ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर पे ले लिया था। और सूरसेन की डेथ के बाद बंगाल में आपका जो भी प्रदर्शन वगैरह होता था, विरोध वगैरह होता था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा।
और जो मेन क्रांतिकारी थे वो दूसरी पार्टियों में जाके वहाँ की सदस्यता ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। ओके, 1942 से 1945 के मध्य में देश के बाहर भारतीय स्वतंत्रता की आपकी गूंज बढ़ने लगी। इस आंदोलन के जो हीरो थे, लीडर थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे। ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपके शुरुआती दौर में ना कांग्रेस में थे, कांग्रेस के सदस्य थे। आपका 1939 में आपका एक कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। उसमें सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने नाम को नॉमिनेट किया था अध्यक्ष पद के लिए, है ना, कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि आप इसमें भाग मत लो, मैं अपने तरफ से किसी और को यहाँ पे स्थापित करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं खड़ा होना चाहता हूँ इस पद के लिए, और ये खड़े भी हुए। और सुभाष चंद्र बोस इस 1939 वाले चुनाव में जीते भी। जीतने के बाद गांधी जी ने कहा कि मुझे फैसला मंजूर नहीं है और तुम इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दो। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर मैं इस पद से इस्तीफा दूंगा तो मैं कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दूंगा। और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी, प्रेसिडेंट पद भी छोड़ दिया, और फिर निकल के इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ओके, पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और क्रांतिकारी भावना का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया था। गुप्त रूप से भारत छोड़ के ये बर्लिन चले गए थे, और बर्लिन पहुंचने के बाद वहाँ से जापान चले गए थे। इसी बीच हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि रास बिहारी बोस जो कि जापान चले गए थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी मदद की थी। तो रास बिहारी बोस के कहने पे जो मोहन सिंह करके थे, मोहन सिंह करके ही नाम है ना, कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह आपके वन ऑफ द इंडियन सोल्जर टेकन प्रिजनर बाय जापानीज। तो रास बिहारी बोस के कहने पे कैप्टन मोहन सिंह ने जो भी जापान में, जब आपका विश्व युद्ध हुआ था, तो जापान में जितने भी आपके भारतीय सैनिक थे जो वहाँ प्रिजनर के तौर पे जेलों में बंद थे, तो मोहन सिंह के कहने पे और रास बिहारी बोस के कहने पे जापान की गवर्नमेंट ने उन कैदियों को छोड़ दिया, उन भारतीय सोल्जर्स को छोड़ दिया। तो उन्हीं सोल्जर्स के साथ मिलके, उन्हीं सोल्जर्स को फॉर्म करके, ट्रेंड करके, अपनी राष्ट्रीय भावना को उजागर करके, राष्ट्रीय भावना को, नेशनलिज्म को हाइक करके सुभाष चंद्र बोस ने उन सभी को मिला के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आपका 23 अक्टूबर को आज़ाद हिंद फौज के जो सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई गई और देश को स्वतंत्र करने के लिए खून की आखिरी बूंद बहा देने की शपथ ली गई। भाई, देश के बाहर आपकी पहले सरकार बनी सिंगापुर में इन सारे सैनिकों के साथ, और सेनापति के तौर पे सुभाष चंद्र बोस शपथ लिए, और सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार के तौर पे, मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट के तौर पे इसको स्थापित किया गया। जैसे चटगांव में हुआ था, चटगांव में मास्टर दा सूरसेन, इन्होंने चटगांव का कारागार, क्या कहते हैं, जहाँ पे गोला बारूद हथियार वगैरह रहता है, उसको लूट के पूरे चटगांव को अपने अंडर ले लिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे अब इंडियन गवर्नमेंट का शासन है, यहाँ पे ब्रिटेन गवर्नमेंट का शासन खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने के बाद इन्होंने कहा था कि ये भारत की अस्थायी सरकार है, मतलब अब ये सरकार आपका टेक ओवर कर लेगी इंडियन गवर्नमेंट को। ओके, और इन्होंने नारा दिया था कि इनका ये लक्ष्य था कि हमारे शरीर की अगर पूरा खून बह जाए उसके बावजूद हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। 1944 में आज़ाद हिंद फौज भारत के ईस्टर्न भाग पे, पूर्वी सीमा पे पहुंच गई, और 1944 में कोहिमा जो कि आपका नागालैंड की राजधानी है, कोहिमा में भारतीय झंडे को फहराया गया। इसके बाद इम्फाल को घेरा गया। इम्फाल भी आपका ईस्टर्न है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से और राशन की कमी होने के कारण इनको वापस रिट्रीट करना पड़ गया, वापस लौटना पड़ गया। नेताजी ने एक नारा दिया था, नारा क्या दिया था? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक कोट है, फ्रेंड्स माय सोल्जर्स, और ऊपर कर लेते हैं, योर वॉर क्राई शुड बी दिल्ली चलो दिल्ली चलो। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस विल सर्वाइव टू विटनेस द फ्रीडम, बट आई नो फाइनली वी विल विन। मेरे साथियों सैनिकों, आपका युद्ध घोष जो है वो दिल्ली चलो है, दिल्ली चलो है, ये होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि हम लोग कितने, हम में से कितने लोग स्वतंत्रता के युद्ध में जीवित रहेंगे, या जब तक हमको स्वतंत्रता मिलेगी तब तक हम इस आज़ादी को देख पाएंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अंतिम अंतिम में हम ही जीतेंगे। ओके। 1944 में जब आपका जियो पॉलिटिक्स में, विश्व की राजनीति में आपका वो चल रहा था, 1939 से लेके 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका चला था। और 1945 में 6 अगस्त एंड 9 अगस्त पे हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटम बम गिराए गए थे, लिटिल मैन और फैट बॉय के नाम से। तो इसमें जापान की जो स्थिति थी वो जियो पॉलिटिक्स के तौर पे कमज़ोर होती जा रही थी, और जापान सपोर्ट करता था चंद्रशेखर आज़ाद को, रास बिहारी बोस को, कैप्टन मोहन सिंह को और आज़ाद हिंद फौज को, फॉरवर्ड ब्लॉक को। तो जब जापान की स्थिति कमज़ोर हो रही थी तो आज़ाद हिंद फौज भी आपकी कमज़ोर होने लगी, बिखरने लगी। सुभाष चंद्र बोस आपके वापस बैंकॉक लौट रहे थे, लेकिन 1945 में जो आपकी हवाई दुर्घटना हुई थी उनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो उनकी कहते हैं कि 1945 में जो एयर क्रैश में उनकी डेथ हुई थी उसका कोई प्रॉपर सबूत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि डेथ नहीं हुई थी, कुछ कहते हैं डेथ हुई थी, कुछ कहते हैं वो अभी कुछ सालों पहले तक भी जीवित थे, है ना। तो ये सारी बातें अभी विवाद में है, कोई पक्का नहीं है। आज़ाद हिंद फौज के जो सेनापति थे, जब भाई इनकी डेथ हो गई, मान लिया गया कि इनकी डेथ हो गई, कुछ लोग कहते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया, डेथ हो गई, अब वो मतलब विलुप्त हो गए थे, चार समाज के बीच में नहीं आ रहे थे। तो इनके अभाव में, चंद्रशेखर आज़ाद के अभाव में, सुभाष चंद्र बोस के अभाव में आज़ाद हिंद फौज के सेनापति कर्नल शाहनवाज खान, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह पे आपका देशद्रोह का या राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, अभियोग चलाया गया। लेकिन जो पब्लिक थी उसके दबाव की वजह से सज़ा गवर्नमेंट नहीं दे पाई। भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी की वजह से हमको, कहा जाए तो इसी वजह से हमको आज़ादी मिली है। 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। उनकी मृत्यु का मूल्य हमेशा जीवित रहेगा सभी की जहन में। इसके फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग आपका सरल होता चला गया, है ना। इनके बलिदान और अद्वितीय उदाहरण भारतीय नवयुवकों के लिए प्रस्तुत किया है, और ये हमेशा रेस्पेक्टेड रहेंगे, और इनके बलिदान की हमें कीमत आज मिल रही है कि हम आज़ाद हैं। चलिए, चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस।